सूचना दी गई उनमें से 2147 सिख थे। यानी देश को विदेशियों के चुंगल से आजाद कराने में भारत के सिख समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इनमें गुरु तेग बहादुर से लेकर भगत सिंह जैसे वीरों का बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ मुगलों ने ही भारत में धर्म की रक्षा करने वाले महापुरुषों की हत्या नहीं की, बल्कि मुगलों के बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी ठीक ऐसा ही किया। लेकिन आप में से कितने लोगों को सिख, मराठा या हिंदू योद्धाओं के हत्यारों के नाम आज याद भी होंगे? शायद आपको ऐसे बहुत कम नाम याद आएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पुत्रों महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई जैसे भारतीय जीवन भर मुगलों और अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे, उनसे लड़ते रहे। लेकिन इस संघर्ष को भारत के दरबारी इतिहासकारों ने कभी भी इतिहास की किताबों में ठीक से वो जगह नहीं दी जिस जगह के वो हकदार थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इतिहास की जो ज्यादातर पुस्तकें पढ़ाई गई वो इतिहास बताने के नजरिए से नहीं, बल्कि सच्चा इतिहास छिपाने के नजरिए से लिखी गई थी। इन इतिहासकारों ने ही अंग्रेजों और मुगलों को आपके सामने बहुत ग्लैमराइज करके पेश किया। और आज इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत के शहीदों के साथ साथ लोगों का खून बहाने वाले अंग्रेजों और मुगलों की याद में बनाई गई सड़कें और स्मारक आज भी आप सबके सामने मौजूद हैं और आप दिन रात उनका नाम भी लेते हैं। सोचिए, सब देखकर देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं की आत्मा आज कितनी दुखी होती होगी। आजकल किसान आंदोलन चल रहा है और इस किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह गुरुद्वारे जाना और माथा टेकना भी यही संदेश देता है कि देश को ऐसे मुश्किल समय में एकजुट रहने की जरूरत है और देश को अखंड रखने का जो सपना देश के वीरों ने देखा था उसे हमें टूटने नहीं देना है। प्रधानमंत्री मोदी देश को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिख समुदाय को भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की आबादी में सिखों की हिस्सेदारी 2% है, जबकि मुसलमानों की हिस्सेदारी 20% है। गुरुद्वारे जाने के सिर्फ 36 घंटों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी देश के मुस्लिम समुदाय को भी एक बड़ा संदेश देने वाले हैं। ये कल होगा। कल प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। AMU इस साल अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है और इसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 1964 के बाद ये पहली बार है जब देश का कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को संबोधित करेगा। अगर देश में कोरोना संक्रमण नहीं होता तो प्रधानमंत्री मोदी खुद AMU जाते और देश की राजधानी दिल्ली से AMU की दूरी सिर्फ 120 किलोमीटर है। लेकिन आप सोचिए, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इतने वर्षों में देश का कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक नहीं गया, जबकि ये दिल्ली के बहुत पास है। प्रधानमंत्री मोदी 135 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं और इनमें देश के 20 करोड़ मुसलमान भी शामिल हैं। इसलिए आप इसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की दिशा में एक बड़ा कदम कह सकते हैं। इसे आप प्रधानमंत्री मोदी का सोशल आउटरीच वाला कदम भी कह सकते हैं, जिसके जरिए वो समाज के हर समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन JNU की तरह AMU भी पिछले कुछ वर्षों से विवादों में रहा है। कभी यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना के पोस्टर्स को लेकर विवाद हुआ तो कभी नए नागरिकता कानून के विरोध में AMU के छात्रों ने प्रदर्शन किए और अब इस यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक समूह प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का भी विरोध कर रहा है। लेकिन जब एक प्रधानमंत्री देश को जोड़ने का काम कर रहा हो तो कुछ लोगों को इससे आपत्ति कैसे हो सकती है? यही समझने के लिए आपको आज AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास पर भी एक नजर डालनी पड़ेगी। एक फ्लैशबैक आपको आज हम दिखाएंगे। अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारत में मुगल सल्तनत का अंत हो गया था। औरंगजेब समेत कई मुगल शासक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हुकूमत समाप्त हो गई और वो अपना ये काम करने से पहले ही यहाँ से उन्हें जाना पड़ा। उनका राज समाप्त हो गया। आप सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता, अंग्रेज बीच में नहीं आते, तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि भारत का स्वरूप आज कैसा होता। तो एक बात तो ये हुई कि अच्छा ही हुआ कि अंग्रेज बीच में आ गए, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य ये बताते हैं कि देश को बांटने वाली इस विचारधारा को अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारत के ही कई शक्तिशाली मुसलमान नेताओं ने भी आगे बढ़ाया और जमकर आगे बढ़ाया। और इनमें सबसे बड़ा नाम था अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के संस्थापक सैयद अहमद खान का। वर्ष 1884 तक सर सैयद अहमद खान भारत को
मुस्लिम और ईसाइयों का देश मानते थे। ऐसा उनके लिए जरूरी भी था क्योंकि उनके अलीगढ़ कॉलेज में हिंदुओं का पैसा लगा हुआ था, क्योंकि जो बड़े बड़े हिंदू उस समय जो लोग थे, वो जो पूंजीपति लोग थे वो हिंदू थे और वो इस कॉलेज के लिए डोनेशन देते थे। लेकिन वर्ष 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का उत्पीड़न शुरू किया, तब सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी सरकार का पक्ष लेना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उनके कॉलेज को सरकारी समर्थन मिल जाएगा, यानी सरकार से पैसा मिलेगा और मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां भी इसके बाद मिल पाएंगी। यानी यहां भी एक लालच था। आज से 134 वर्ष पहले ही राजनीतिक फायदे के लिए समाज में तुष्टीकरण के बीज बो दिए गए थे। इसलिए बहुत सारे लोग आजकल तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन ये नया नहीं है। उस जमाने से भारत में तुष्टीकरण की राजनीति चली आ रही है। 14 मार्च 1888 को मेरठ में दिए एक ऐतिहासिक भाषण में सर सैयद अहमद खान ने कहा था, अगर आज अंग्रेज देश छोड़कर चले जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर मुसलमान चाहते हैं कि इस देश में वो सुरक्षित रह सकें तो इसके लिए जरूरी है कि अंग्रेजों की सरकार चलती रहे। ऐसा उन्होंने उस समय 1888 में उन्होंने कहा था।